वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए एसएसटी की जो है अब डेली क्लासेस आप सभी की पहले 9 बजे होती थी रात में, बट अब जो है 8 बजे होगी। पहले मैं 10 क्वेश्चंस लेती थी, बट आप सब ने बोला कि थोड़ा क्वेश्चंस बढ़ाइए, तो मैंने सोचा कि ठीक है 15 क्वेश्चंस लेती हूँ। बट आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक दिन में 4 सब्जेक्ट की क्लासेस लेती हूँ मैं खुद अकेले, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस आप एक लाइक कर देते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं आप सभी के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ। तो बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। मैं बहुत सारे आपको टिप्स दूंगी, ताकि जो हर साल बच्चे फेल होते हैं, एक 10 लाख बच्चे जो हैं हर साल फेल हो जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इस बार मेरी बस यही कोशिश है कि कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स जो है मैं आपको साथ में देती रहूँ, कि आपका जो सोचने और समझने का हर क्वेश्चंस को पैटर्न है वो भी थोड़ा सा बदल जाए और आप क्वेश्चंस बहुत आसानी से करें। तो आज है 15 क्वेश्चंस और आप देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, ये ऑनलाइन हो पेपर चाहे ऑफलाइन हो, हर बार पूछा हुआ है। हर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस को नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नोट नहीं किया तो भूल जाएंगे। या फिर इसी वीडियो को आप मतलब वीक में 1 से 2 बार फास्ट मोड पे भी लगाकर देख सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए आज के जो हैं, कल मैंने यहाँ तक करा दिया था, अब ये 41 नंबर है। और जो लोग पहले की क्लासेस देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देखिए। अदरवाइज टेलीग्राम पे भी अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ से क्लासेस जो हैं आपको बहुत आराम से मिलता रहेगा। तो चलिए 41 देखते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन तो इतना फेमस है कि ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। इसी क्वेश्चंस को ईवीएस में भी थोड़ा सा घुमा के पूछा था, बट यहाँ देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर हिंदी है। जिसे भी किसी भी लैंग्वेज में दिक्कत हो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। अब ये देखिए, एजर्शन एंड रीजन, ये वाले क्वेश्चंस जो है इस बार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। एजर्शन में क्या लिखा है कि इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो है 7:30 जो है वो बजे हुए हैं। व्हेन इट इज़ 2 PM इन लंदन, तो मतलब जब लंदन में जो है दोपहर का कितना बजा है, 2 बजा है, तो भारत में उस टाइम पे कितना बजा होगा, 7:30 का समय होगा। ये इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब ये ऐसा क्यों मतलब जो टाइम है वो क्यों चेंज हो रहा है, इसका रीजन यहाँ पर दिया है। देखिए रीजन दिया है कि इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82.5 ईस्ट। ये जो नंबर है ना, ये भी आपको नोट करके रखना है, क्योंकि ये नंबर भी कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन से, कि जो भारत है वो ग्रीनविच के पूर्व में कितने डिग्री पर है। तो 82.5 ईस्ट। क्वेश्चंस के में से ही मैं आपको आंसर भी बता दूंगी। केवल 15 क्वेश्चन ही आप यहाँ पर नहीं करेंगे, 15 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ मैं बारीकी से बता रही हूँ। तो ये याद रखिएगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है कि जब लंदन में 2 बजा तो भारत में जो है 7:30, उसका रीज़न यही है क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो 82.5 ईस्ट पर है। और ये दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। तो देख लेते हैं कौन सी चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड आर जो है आर ट्रू, एंड आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो ये एकदम सही हो गया। और दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, कभी भी ऐसा पूछे तो आपको गलत नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 42। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी चाहते होंगे, अगर आप, क्योंकि टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज देख पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, मैंने कई बार बोला है, तो हाँ इंस्टाग्राम पे ये होता है कि मैं देख लेती हूँ, तो वहाँ पे आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते हो। 42 देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए बी सी ऑन टाइम जोन एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब ये जो ए बी सी दिया हुआ है, ये समय क्षेत्र दिए हुए हैं, टाइम जोन, आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। और ये देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इन सब में बताना है, मतलब आपको ये पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। Some countries have a great longitudinal extent and so they adopted more than one standard time। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ देश जो हैं उनका लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है देशांतरीय विस्तार, वो क्या होता है, वो अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय जो है वो अपनाए गए हैं। आगे और देखते हैं, क्योंकि पहले हमें सारा ऑप्शन जो है वो पढ़ना काफ़ी जरूरी है। बी देखिए, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। मतलब पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। या फिर सी देखिए,
टाइम जोन के बारे में ये सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं। और एसएसटी में आपको समझना नहीं है क्योंकि पेडागॉजी आता है 20 नंबर का, बाकी का 40 नंबर जो है रटने वाला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपकी कैपेसिटी हो रटने की उतना रटिएगा जरूर, क्योंकि एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 40-45 भी नंबर आ गए तो समझ लीजिए पेपर 2 आपका नहीं रुकेगा। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ, वो तो मैं आप सभी को कराती ही हूँ। ईच टाइम जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब जो प्रत्येक समय है वो प्रत्येक समय क्षेत्र वो एक जो है 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को जो है वो घेरता है। तो चलिए इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी है और कैसे नोट करना है। तो देखिए इसमें तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो सही है। अब आपको काम क्या करना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक एक पॉइंट को लिख लीजिए और याद रखिएगा कि कुछ जो देश हैं उनके जो देशांतरी विस्तार है वो अधिक होते हैं, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। हमारे इंडिया में तो केवल एक ही मानक समय है, आपको पता है, जो कि मिर्जापुर से जो है निकलता है। बट बाकी की जो जगह है वहाँ पर एक से अधिक जो है मानक समय अपनाए गए हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये फैक्चुअल में पूछेगा। बी देखिए, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। एक एक कितने 24 जो है समय क्षेत्रों में बांटा गया, ऐसे वो भी आपको याद रखना है। दूसरा, प्रत्येक जो समय क्षेत्र है मतलब ईच टाइम जोन है वो कितना कवर करता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इतना भी आपको याद रखना है। तो ए, बी एंड सी। और मेरी बात मानी जिसने भी एकदम अच्छे से रट लिया, क्योंकि यहाँ पर आपको रटना ही है एक एक पॉइंट, उसका जो है एसएसटी में तो बहुत नंबर आ जाएंगे, क्योंकि एसएसटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जहाँ पर आया तो ठीक है, बट नहीं आया तो आपका टाइम भी तो बचेगा ही, आपको आगे जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, तीनों ही आपको नहीं पता है तो कैसे करेंगे। और अगर आपको 2 भी पता है तो आप ऑप्शन से जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। बट आप टेंशन मत लीजिएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा एसएसटी की क्लासेस मैं लूंगी, क्योंकि मैं बस ये सोच रही हूँ कि आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हो। जो भी मैं बोलती हूँ कि आप यहाँ से पढ़िए वहाँ से पढ़िए, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, खुद से सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा आपका। बस आप एक चीज़ करते रहिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सो दैट और भी बच्चे जो है वो यहाँ पर जुड़े। तो चलिए 43, और ये है एटमॉस्फेयर का क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चाहे ईवीएस हो आपका जो पेपर 1 में होता है, या फिर आपका सीटेट हो, हर एग्जाम टीचिंग एग्जाम्स में पूछता है। इसमें क्या पूछा है कि जो पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। मतलब आपको इसमें से करेक्ट वाला अरेंजमेंट बताना है, जो कि एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है आपको पता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इसका सही अरेंजमेंट क्या है। तो मैं आपको कुछ निमोनिक भी इसके बारे में नोट कराई दूंगी, बट आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर का जो यहाँ से लेयर स्टार्ट होता है वो होता है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद से आता है मीजोस्फियर, देन आता है थर्मोस्फियर, उसके बाद से सबसे लास्ट में क्या आता है एक्सोस्फियर। ये है। तो आप इसको निमोनिक के तौर पे कैसे याद करेंगे, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग को पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए, TSMTE। अब ये आप एक जगह अपने कॉपी पे बड़ा सा लिख लो, TSMTE, TSMTE, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब देखिए ये जो ट्रोपोस्फियर है इसमें क्या होता है, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश होना, बिजली कड़कना, वो होता है। ये पूछता है कि मौसमी घटनाएं किस में होती हैं, तो वो होता है ट्रोपोस्फियर में, कई बार पूछा हुआ है। तो एडिशनल पॉइंट याद करिएगा। तो स्ट्रेटोस्फियर का आपको पॉइंट याद रखना है कि एरोप्लेन वगैरह जो है कौन से लेयर में जो है फ्लाई करते हैं, कौन से लेयर में उड़ते हैं, तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। मीजोस्फियर में जो है उल्का पिंड जो है वो जलते हैं। थर्मोस्फियर में जो है रेडियो तरंगे जो हैं वो परिवर्तित होती हैं। एंड एक्सोस्फियर जो ये सबसे बाहरी है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और एक सबसे मेन चीज़ है कि ओजोन लेयर कौन से जो है कौन से लेयर में, ओजोन लेयर जो है वो कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर में पाया जाता है, तो वो है समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो मैं एक बार आपको इंग्लिश एंड एक बार हिंदी भी अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए इसका सबसे सही आंसर क्या होगा, अरेंजमेंट, तो वो है 2। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, मीजोस्फियर मतलब मध्य मंडल, थर्मोस्फियर मतलब बाह्य मंडल एंड एक्सोस्फियर मतलब
बहिर्मंडल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है कि मौसमी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, एरोप्लेन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ते हैं, और यहीं पर ओजोन लेयर जो है पाया जाता है, मीजोस्फीयर में उल्का पिंड, थर्मोस्फीयर में रेडियो तरंगे, एंड एक्सोस्फीयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44। अब ये देखिए सीजन से क्वेश्चन पूछता ही है, और इसमें एक बार जो पिछली बार की गलती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ध्यान रखिएगा। जो सीजन्स होते हैं, मतलब जो ऋतुएं होती हैं, ठंडी गर्मी ये सब चीज़, वो निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है, वो क्यों होता है, कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बारिश, ये सब क्यों होता है। तो इसका एक पॉइंट डायरेक्ट याद रखिए, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपना समय बचाना है। तो वो है रिवोल्यूशंस के वजह से। हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, कभी भी रोटेशन की वजह से नहीं होता है। एक बार जो है ये क्वेश्चन पूछा था तो उसमें रोटेशन भी लिखा था और उसमें रिवोल्यूशन भी लिखा था। तो बहुत से लोगों ने जो है रोटेशन वाले ऑप्शंस को सही कर दिया था, जो कि गलत हो गया था। इसका राइट ऑप्शन है रिवोल्यूशन। कहीं भी सीजन से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको ऑप्शन में लिखा हुआ है कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज राइट। मतलब जो पृथ्वी का जो परिक्रमण है, रोटेशन नहीं, रोटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, घूर्णन, परिक्रमण की वजह से और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। आपने देखा होगा एक ही जो है दिशा में जो उसका अक्ष होता है, एक्सिस होता है, वो झुका होता है, प्लस जो अर्थ है वो रिवोल्यूशन की वजह से, ना कि रोटेशन की वजह से। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसको आपको गलत नहीं करना है, इसलिए मैंने थोड़ा अच्छे से आपको रीजन के साथ बताया है। 45 देखिए, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज, मतलब प्रतिशत के अनुसार, जो हम पता ही आपको कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें बहुत से घटक होते हैं, तो इसमें से सबसे अधिक जो है कौन पाया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है 78%। तो ये तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 78%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46। अब ये देखिए करंट वाला क्वेश्चन। करंट का मतलब होता है धारा, वो करंट अफेयर वाला नहीं, मतलब गर्म धारा ठंडी धारा। ये एसएसटी का फेमस क्वेश्चन है, और आपको ये जो आगे टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछता है। ठंडी धारा मतलब जो है कोल्ड करेंट्स, एंड गर्म धारा का मतलब जो होता है वार्म करंट। इसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ठंडी धाराएं हैं और कौन सी जो है गर्म धाराएं हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जहां पर ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं दोनों मिल जाती हैं, तो क्या वो मत्स्य पालन के लिए, मतलब जहाँ पे मछली जो है बहुत अच्छे से वहाँ पर होती है, उसको मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो इसको हमेशा बोलिएगा यस, क्योंकि जब आप खुद सोचो कि गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों अगर मिल गया तो एकदम वो कैसा पानी हो गया, गुनगुना सा पानी हो चुका है। तो वो जो है मत्स्य क्षेत्र, मतलब फिशिंग ग्राउंड्स के लिए बेस्ट उसको प्लेस माना जाता है। ये हो गया। दूसरा जो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मान लीजिए ये आपको पता ही है, बीच में जो है भूमध्य रेखा है, ये है पोल्स। तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ है, मतलब ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडा ज़्यादा होता है। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछता है कि ध्रुवों की तरफ जाने में जो है गर्मी होती है ठंडी, तो याद रखिएगा यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, और यहीं पर जो है ठंडा और गर्म पानी मिलता है, जहाँ पे फिशिंग ग्राउंड्स के लिए बेस्ट माना जाता है। और सबसे अधिक ठंडी जो है वो पोल्स पे होती है, मतलब ध्रुवों पे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओशन करंट इज आर करेक्ट। तो ये देखते हैं, पहला देखते हैं कि जो कोल्ड करंट है कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। तो यस 46 का देखिए, ये जो है सही है कि जो ठंडी धाराएं हैं वो ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। ये सही है। बी देखिए, लैब्राडोर एक गर्म धारा है। तो नोट कर लीजिए लैब्राडोर के बारे में कि लैब्राडोर जो है वो एक ठंडी धारा है, ना कि गर्म धारा है। और ये पूछा हुआ है लैब्राडोर वाला क्वेश्चन, कई एग्जाम्स में आपके सीटेट में रिपीट किया है कि लैब्राडोर जो है वो गर्म धारा है कि ठंडी धारा है। तो याद हो गया होगा, बी गलत है, ए सही है। सी देखिए, एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। अभी जो मैंने आपको बताया, ठंडी धारा और गर्म धारा जब एक जगह जहां मिलती हैं वो सबसे बेस्ट जो है फिशिंग ग्राउंड्स होता है। तो कौन कौन सा सही है, ए एंड सी। ए एंड सी इज राइट। 46 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47, द डिपोजिशन फीचर ऑफ अ ग्लेशियर इज कॉल्ड। मतलब जो हिम नद है उसका जो डिपोजिशन है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, उसको बोलते हैं मोरेन, मतलब हिमोड। याद रखिएगा, हिम से ही याद रख लीजिएगा उसको, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं, हिमोड।
तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। स्टेटमेंट दिया हुआ है 2 और आपको उसको बताना है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशंस। मतलब ए और बी को आप देखो और बताओ किसमें से, वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का ये वर्णन कर रहे हैं। ये जो ऑप्शंस हैं ये दोनों जो है वो इन सब में से किसके बारे में बात चल रही है, तो वही देखते हैं बेसिकली। और प्लस आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार हो गए। मैं आपको 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस कराती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है 15 क्वेश्चंस के साथ जो एडिशनल पॉइंट होते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके 30 क्वेश्चंस तैयार हो गए। एक एक जो ऑप्शन है वो आपका उस अपने आप में एक क्वेश्चन है वो। तो पहला देखते हैं, द वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। मतलब यह जो है वनस्पति वो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें से देखिए आखिर में किसकी बात हो रही है जिसे टैगा के नाम से जाना जाता है और वो 50 से 70 डिग्री में जो है पाया जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड शीतोष्ण है, या फिर ये टेम्परेट जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, या फिर कोनीफेरस फॉरेस्ट है। तो इसका राइट आंसर है कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, जिसे क्या बोलते हैं, टैगा। आपने सुना भी होगा कई बार, इसको टैगा के नाम से जाना जाता है। और ये जो है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। तो 48 का कौन सा आंसर होगा, कोनीफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया हमारा 48। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है उसकी विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। तो नहीं वाला हटा के बाकी जो है वाला पॉइंट है उसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। मतलब जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उसमें ऑक्सबो लेक, ये जो है ऑक्सबो लेक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप झील चिन्हित है। और ये किसके बारे में बात हो रही है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। तो ये एकदम राइट है। दूसरा देखिए, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्लेन एरिया इज वेरी हाई। मतलब जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या घनत्व है वो अति अधिक है। ये भी करेक्ट है, ये तो बात इसमें एकदम सही लिखा हुआ है। तीसरा देखते हैं, द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मतलब जो डेल्टा क्षेत्र है वो मैंग्रोव वनों से जो है कवर है। तो ये भी राइट है। अब गलत वाला तो यही होगा क्योंकि ये बच गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे झूम खेती बोलते हैं, मतलब काटो जलाओ, वो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टिवेशन। ये बोल रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये स्लैश एंड बर्न वाली जो खेती होती है उसका वहां पर उपयोग किया जाता है, जो कि गलत है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 दिस इज राइट। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 50। और ये है डेड सी का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि डेड सी किसे बोलते हैं, जहाँ पर नमक है, जो सॉल्ट है, उसकी घनत्व मतलब बहुत ज़्यादा पानी में पाया जाता है, इतना ज़्यादा कि आप उसको पी नहीं सकते हैं। और वहाँ पर जो है उस पानी में इंसान जो है वो डूबता नहीं है, वो तैरता है। क्यों तैरता है, क्योंकि सॉल्ट की जो है इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जो समुद्र है, जो सी है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी उसमें जो है कोई भी चीज़ डूबता नहीं है, वो उसके ऊपर तैरता है। ये आप सभी को पता है। तो चलिए देखते हैं कि स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी बिकॉज, मतलब जो तैराकी हैं वो डेड सी में तैर सकते हैं। क्यों, रीज़न क्या है। तो इसका एक ही रीज़न है और ये आप सभी को पता होना चाहिए, इतनी चीज़ें पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स द सी डेंस। जो सॉल्ट जो है इतना ज़्यादा है कि वो पानी, जो पानी है उसकी डेंसिटी को बढ़ा दिया है। आप यहाँ पर हिंदी में देखिए 4 में, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। नमक इतना ज़्यादा है कि उसने सागर को क्या कर दिया है, डेंस कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके में क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, 5 और बाकी है। तो मुझे पता है आप लोगों ने लाइक जरूर किया होगा, शेयर भी किया होगा, और चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लासेस आपको हर दिन मिलेगी। तो चलिए 51 देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट लैंड, यूज एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब ये जो है ए और बी है वो भूमि के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और आपको बताना है कि इसमें सही चीज़ क्या लिखा है, लैंड के बारे में, भूमि के बारे में। तो चलिए पहला देखते हैं 51 में क्या लिखा है वो सबसे पहले देखते हैं कि जो भूमि है उसके उपयोग से
जो लैंड है वो यूज रिफर्स टू यूज ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मतलब भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग होता है। मतलब जो भूमि है उसका क्या आप केवल उपयोग एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के लिए करते हैं, एकदम गलत है। उसका तो बहुत सारे यूज हैं, तो ये पहला तो गलत हो गया। अब बी देखते हैं, जो भूमि है उसका यूज जो है वो प्राइमरीली मतलब डिटरमाइंड बाय इट्स टोपोग्राफी, मतलब भूमि उपयोग जो है मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है। उसकी जो टोपोग्राफी है केवल उसी की वजह से उसका जो है भूमि का उपयोग मतलब उसके यूजेज हैं वो निर्धारित होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। ये भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं कि ना तो एक इसमें पहला देखिए कि केवल इसमें बोल रहा है कि एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट के लिए भूमि का यूज होता है, ये भी गलत है। और दूसरा बोल रहा है कि टोपोग्राफी की वजह से जो है ये निर्धारित होता है कि भूमि जो है वो कितना यूजफुल है, तो दोनों के दोनों गलत है। तो इसमें याद रखिएगा ए एंड बी आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52, और ये भी हमारा जो है भूमि से ही रिलेटेड, जो सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 52, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प इन, जो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। अब मान लीजिए कि आपने देखा होगा गांव वगैरह में कई बार जो है खेत में कुछ भी बोते हैं तो किनारे आपने देखा होगा मिट्टी का कुछ ऐसे उठा उठा कर बनाते हैं कि पानी जो है अंदर रहे, या फिर हवा भी बहुत तेजी से आए तो भूमि का अपरदन ना हो, मिट्टी का अपरदन, क्योंकि कई बार हवा इतनी तेज आती है कि मिट्टी को अपने साथ उड़ा के लेके चली जाती है। तो इसमें आप शेल्टर बेल्ट्स जो भी बनाए जाते हैं, शेल्टर बेल्ट्स वो किस चीज़ में मदद करते हैं, तो इसका सही आंसर है कि वो क्या करते हैं, चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, कि जो पवन की गति है उसको रोकथाम मतलब उसको रोक कर रखे, जिससे कि मृदा का जो आवरण है, जो सॉइल है वो सुरक्षित रहे। तो मृदा आवरण के संरक्षण के लिए ये रक्षक मेखलाएं जो है बनाई जाती हैं कि पवन जो है, हवा जो है बहुत तेज से भी चले तो कोई नुकसान ना हो। तो याद रखिएगा, चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 53, और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो आपका समय कितना बचता है। इस वजह से एसएसटी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस आपको समझने और कुछ याद करने की जरूरत है। व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये जब मेरा ऑनलाइन वाला था या फिर ऑफलाइन जब भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे उसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा था, और मैंने इसको एक ट्रिक से याद किया था क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको वो चीज़ बताने वाली हूँ। व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मतलब जो सॉइल है, मृदा परिच्छेदिका है, उसकी मोटाई कौन निर्धारित करता है, उसकी जो थिकनेस है सॉइल की वो इसमें से कौन निर्धारित करता है, रिलीफ, टाइम, फ्लोरा फौना, क्लाइमेट। और बहुत से लोग जो हैं फ्लोरा फौना और क्लाइमेट ही करेंगे, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि इसका आंसर टाइम होगा। और सच बता रही हूँ इसका आंसर आप याद रख लीजिए, और मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप याद करना है। मान लीजिए सॉइल है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई जो है कौन निर्धारित करेगा, तो आप खुद से सोच लो कि जैसे जैसे समय आगे जाता है तो हम इंसान भी तो क्या होते हैं, मोटे ही होते जाते हैं। तो समय के साथ क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो कहीं भी अगर मिट्टी की मोटाई की बात आए तो खुद से याद कर लीजिएगा समय, तो आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हम अपने आप से जब भी कुछ रिलेट करते हैं तो वो चीज़ हमेशा याद रहती है। और बहुत से क्वेश्चंस मैंने खुद से रिलेट कर करके याद किया है, क्योंकि एसएसटी बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो जब भी सॉइल की मोटाई की बात आए, थिकनेस की, कि कौन इसको निर्धारित करता है, तो याद रखिएगा समय। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे समय जाता है हम भी तो मोटे ही होते जाते हैं, तो समय से आप मोटाई को याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 52 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अब चलिए 54, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के ही आधार पर आपको बताना है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कई बार क्या होता है कि हम जो है रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, जैसे ही संसाधन आता है तो बचपन से यही पढ़ा हुआ है कि कुछ जो है जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, कुछ जो है नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और यही टिक कर आते हैं। बट ये जो है गलत है, इसका होगा यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। एक होता है सर्वव्यापक जो हर जगह पाया जाता है, और एक होता है स्थानिक संसाधन जो हमारे, आपने सुना होगा कि लोकल की कुछ चीज़ें जो है बहुत फेमस होती हैं, तो इसका मतलब वही है। तो याद रखिएगा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आए, जो रिसोर्सेज हैं कि आप वितरण के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत करने की बात आए, तो वो है
यूबिक्विटस मतलब सर्वव्यापी एंड लोकलाइज्ड मतलब स्थानिक। तो ऑप्शन नंबर 4। अब ये है 55। और साथ साथ में अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक वगैरह होंगी तो आप पढ़ते जाइएगा, और अदरवाइज ऐसे हर क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से तो कवर कराती ही रहूंगी, बट खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। 55 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट। ये तो आप सभी कर लेंगे कि विविध समाज के संदर्भ में इसमें सही कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड इन इक्वालिटीज इन लैंग्वेज, रीजन एंड कल्चर। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, और इसमें आपको करेक्ट वाला बताना है। तो डाइवर्स ऑफ सोसाइटी के बारे में क्या ये सही है, जहां पर विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। चलिए ऊपर देखते हैं थोड़ा सा और। इट वुड हैव डिफरेंसेस इन कल्चर एंड पावर, मतलब जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हैं। या फिर 3 देखिए, इट वुड हैव सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। ये तो हो नहीं सकता कि सिमिलैरिटीज हो भाषा, धर्म और संस्कृति। आपको पता ही है बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृति भी अलग है। अब हम देखते हैं 4। इट वुड हैव डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज इन लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं, और इसी वजह से ये आंसर करेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला और चौथे को आप कंपेयर कीजिए एक बार। पहले में क्या लिखा है कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। अगर ये अ यहाँ पर नहीं लिखा होता तो गलत हो जाता। ऐसा नहीं है कि विभिन्नताएं तो हैं बट असमानता नहीं है, समानता है। हर इंसान का जो है धर्म अलग है, भाषा अलग है, उसको विभिन्नताएं बोलते हैं, बट फिर भी सभी क्या है, समान है। और यहां पर क्या लिख दिया था, असमान, इस वजह से ये गलत हो गया है। तो देखिए ये सही हो गया। भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं हैं और समानताएं पाई जाती हैं, एंड 4 इज करेक्ट। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। 55 का 4 इज राइट। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप इससे आपको सच में हेल्प मिलेगी। और मैं सच बता रही हूँ कि अगर आपने खुद से एकदम ठान लिया है कि पेपर क्लियर करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम खुद से ही बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है फ्री में वो करते रहिए। एंड कल जो है मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे आप जो है मेगा मॉक चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप खुद से 1 या 2 लोगों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये मेहनत कर रही हूँ वो बहुत से लार्ज नंबर पे स्टूडेंट्स की हेल्प करे और सबका इस बार सीटेट क्लियर हो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।